एक गांव में एक रामपाल नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसकी 3 बेटियां थीं। वो तीनों बेटियों से बहुत प्यार करता था। वो तीनों बेटियों को अच्छे स्कूल में पढ़ाता था और उसके घर में एक पत्नी, 3 बेटियां और ये रामपाल रहा करता था। एक दिन मौसम अच्छा था और तीनों बेटियों के साथ वो अपने ही बागीचे में घूम रहा था और बोला कि आओ बैठकर मौसम का आनंद लेते हैं। आज का कितना अच्छा मौसम है। बहुत आनंद आता है ऐसे मौसमों में घूमने में। देखो कितने काले काले बादल हैं और ऐसा लग रहा है जैसे हम बादलों को छू सकते हैं। प्रकृति का आनंद लेना हो तो गांव में ही लो। शहरों में तो लोग तारे देखने के लिए भी तरस जाते हैं। बिटिया, भगवान कितना अच्छा व्यवस्था बनाए हैं ना हम लोगों के लिए। अभी हम लोग बारिश का आनंद ले रहे हैं। कुछ दिन बाद हम लोग ठंड का आनंद लेंगे, फिर गर्मियों का। मतलब हमारी प्रकृति हर रंग का मौसम लेकर आती है हमारे लिए। अच्छा, ये बताओ कि तुम लोग किसके भाग्य का खाती हो? जल्दी से बताओ। क्या अच्छा सवाल किया है आपने पिताजी। बहुत बढ़िया। मैं तो आपके भाग्य का खाती हूँ पिताजी। हाँ पिताजी, मैं भी तो आप ही के भाग्य का खाती हूँ। आपको ऐसा क्यों लग रहा है? आप ही हम लोग के पालनहार है पिताजी। सब कुछ आप ही हैं। रामपाल की छोटी बेटी प्रिया उम्र के अनुसार काफ़ी समझदार थी। उसको अच्छी तरह से पता था कि भले ही निमित्त बनकर हमारा पालन माँ बाप कर रहे हैं, लेकिन मेरे असली पालनहार तो भगवान हैं। वही सब कुछ करते हैं। प्रिया पढ़ाई के साथ साथ सत्संग में भी जाया करती थी, इसलिए उसे अध्यात्म के बारे में भी नॉलेज था। उसका मन पूजा पाठ में भी बहुत लगता था। वो भगवान से बहुत प्यार करती थी, इसलिए कह दिया कि पिताजी, मैं तो भगवान के भरोसे हूँ। कोई किसी के भाग्य का नहीं खाता है। सब अपने अपने भाग्य का खाता है। मैं भी अपने भाग्य का खाती हूँ। जिस दिन परमात्मा जीवों को धरती पर भेजते हैं, उसी दिन से भगवान उसकी फिक्र करने लगते हैं। हमारा परमात्मा ही हमारा पालनहार है पिताजी। बस अहंकार बना रहता है सबके मन में कि हम सबका पालन करते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। सबका पालनहार तो परमपिता परमात्मा है पिताजी। ये सुनकर रामपाल को बहुत बुरा लगता है और वह अपनी छोटी बेटी पे गुस्सा हो जाता है और वह सोचता है कि कैसे बोल रही है। अपनी तीनों बेटियों की शादी के लिए सोच लेता है कि हम इन तीनों की शादी शीघ्र ही करेंगे। कुछ दिन बाद तीनों बेटियों की शादी कर देता है। 2 बेटियों की शादी तो अपनी तरह अच्छे घर में करता है, लेकिन छोटी वाली बेटी की शादी यानी प्रिया की शादी बहुत गरीब के घर में कर देता है, इसलिए कि वो अपने भाग्य का खाती है, अपने भाग्य से रहती है। तू बना ले अपना भाग्य, देखते हैं कि तुम अपना भाग्य कैसे बनाती हो और तुम्हारे भगवान आकर तुम्हारे भाग्य को सुधारेंगे। जब तुम्हारे भाग्य भगवान ही बनाते हैं तो ठीक है, तुम अपने भाग्य का खाती हो तो निकल जाओ मेरे घर से और देखते हैं कि तुम्हारा भाग्य कब तक तुम्हारा साथ देता है। अरे, ये भूल गई तू कि छोटे से पालकर मैंने तुझे बड़ा किया है। यदि मैंने तेरा भरण पोषण ना किया होता तो क्या तू अभी तक अपने भाग्य से जिंदा रहती? क्या तेरा भगवान तुझे यहाँ तेरा देखभाल करने आता है? अरे, ये क्यों भूल गई तू कि एक जन्म देने वाले माँ बाप ही अपने संतान का भरण पोषण करता है। और तू कह रही है भगवान करता है, तो ठीक है, मैं भी देखता हूँ तेरा परमात्मा तुझे कैसे रखता है। तब तेरी अकल ठीक आने लगेगी और तू संवरना अपना भाग्य। अब तेरे से मेरी छुट्टी हो गई। देखते हैं, हम भी यहीं रहेंगे और तू भी यहीं रहेगी। रहना अपने भाग्य से। रामपाल अपनी दोनों बेटियों की शादी धनी मनी परिवार में कर देता है।
वही छोटी वाली बेटी यानी प्रिया की शादी बहुत ही गरीब घर में कर देता है, जो कि झाड़ू पोछा करके अपना जीवन यापन करती है। दोनों बड़ी वाली बेटी का घर बहुत बड़ा महल की तरह था, लेकिन छोटी वाली को रहने के लिए एक झोपड़ी भी नहीं था। प्रिया का पति जन्म से ही दोनों पैरों से विकलांग था। ऐसी शादी रामपाल ने जानबूझकर किया था। यूँ कहूँ तो गुस्से में किया था। प्रिया पर पूरे घर का बोझ आ गया था। घर का खर्च चलाने से लेकर पति की सेवा जैसे नहलवाना धुलाना यानी उसकी भी साफ सफाई का पूरा ध्यान रखती थी। बेचारी बहुत परेशान रहती थी। डेली का उसका नियम था कि सुबह उठकर नहा धोकर पूजा पाठ करके पति को साफ सुथरा नहला धुला कर किसी दूसरे के घर में झाड़ू पोछा करने निकल जाती थी। फिर घर आकर खाना बनाती, पति को खिलाकर खुद खाती, फिर जंगलों में लकड़ी चुनती और बाजार में जाकर उसे बेचती। जो उसे पैसे मिलते थे उसी से उसका घर चलता था और खाने की व्यवस्था कर पाती थी। इतनी कठिनाइयों की सामना करके अपने घर को चलाती थी। ऊपर से मालकिन के घर पर टाइम से ना पहुंचने पर मालकिन भी उस पर भड़कती थी। क्यों रे, बस फ्री का पैसा चाहिए तुझे? इतना लेट क्यों आई? अभी तक मेरे घर में झाड़ू नहीं लगा, पोछा नहीं लगा। बाप रे, आजकल के नौकर भी ना ढीठ होते जा रहे हैं। इसको रोज समझाती हूँ कि तू टाइम से आया करो, तुझे पैसे देते हैं, फ्री का पैसा नहीं आता है, फिर भी ये मेरा कुछ सुनती ही नहीं है। अपने मन का आती है और जब मन करता है आती है, जब मन करता है जाती है। एकदम से हद कर दी हो। अब सुन लो, इस बार का पैसा तुझे नहीं दूंगी क्योंकि तुम इस महीने में पूरे दिन लेट आई हो, समझ जाओ। नहीं मालकिन, नहीं, वो मैं मालकिन, मैं ना कल क्या वो मैं कर रही है? साफ साफ बताना कि तुम मेरे यहाँ अच्छे से काम करोगी कि नहीं, वरना मैं किसी और को रख लूँगी। साफ साफ बताओ, रहना है या नहीं मेरे यहाँ? नहीं नहीं मालकिन, ऐसा नहीं है। आज ना उनकी तबीयत कुछ खराब हो गई थी, जिसकी वजह से मेरा टाइम ज़्यादा लग गया उनकी सेवा में। कल से मैं हर हाल में आऊँगी अपने टाइम पे, पक्का। प्रिया दिन भर काम करते करते थक जाती थी। उसे तनिक भी आराम नहीं मिलता था। बस रात में आती थी, जब खा पी कर बिस्तर पे सोती थी तो ही उसको आराम मिलता था, बस रात के टाइम, बाकी समय बिजी। बेचारी प्रिया को सबके डांट सुनने और सहने पड़ते थे, क्योंकि जब समय खराब होता है ना तो ऐसा ही व्यवहार होने लगता है लोगों के साथ, कोई किसी का नहीं होता। मालकिन कभी टाइम पे प्रिया को पैसा नहीं देती थी, कभी 2 महीने पे, कभी 3 महीने पर, कभी कभी तो 5-6 महीना भी हो जाता था। लेकिन प्रिया करे तो क्या करे, वही लकड़ियों को बेचने से जो पैसे मिलते थे उसी से उसका गुजारा रोज का चलता था। और जो 5-6 महीना पर मालकिन उसे पैसे देती थी उसको सेव करके रखती थी। इसी तरह से हर रोज़ प्रिया की ज़िंदगी कट रही थी कि एक दिन की बात है, उसी जंगल में एक नाग नागिन का जोड़ा रहता था। एक दिन अचानक से नाग के शरीर में कांटे चुभ गए और वह कांटों के चुभन से तड़प रहा था और गर्मी का दिन था, उसे भूख भी लगी थी। नाग अपनी पीड़ा और भूख प्यास से दिन पर दिन टूटता चला जा रहा था और बेचारी नागिन से उसका दुख बर्दाश्त नहीं होता था। लेकिन नागिन के बस की बात नहीं थी, वो करे तो क्या करे। एक दिन अचानक से प्रिया लकड़ी का गट्ठर लेकर आ ही रही थी कि उसकी नज़र घायल सांप पर पड़ी और वह साथ में उसकी पत्नी बैठी थी, मानो वो किसी से मदद की गुहार लगा रही हो। प्रिया को बहुत दया आई और वह अपने साथ बोतल का पानी लाया करती थी और खाने के लिए दूध रोटी। प्रिया देखी कि इसकी चोट कोई गहरी नहीं है, बल्कि इसकी भूख और प्यास ने इसे और बेजान कर दिया है। प्रिया अपने झोले से दूध और पानी निकाली और नाग के ऊपर
बड़े प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, नाग देवता आप चिंता ना करें, मैं आपके साथ हूँ। और वह सांप को पानी और दूध पिलाया, फिर उसके चोटों पे मरहम पट्टी किया और बड़े प्यार से सहलाते हुए उसको अपनी गोद में लिया। फिर नाग से बातें भी की। नाग और नागिन ने प्रिया का ऐसा प्रेम देखकर प्रिया पर लट्टू हो गए और मन ही मन आशीर्वाद दिया। अब शाम हो गई थी। प्रिया नाग को अपनी गोद से उतारकर नागिन को सौंप दिया और कहा कि हे नाग देवता, आप इसी स्थान पर रोज रहिएगा, क्योंकि आप दोनों के लिए मैं डेली डेली दूध लाया करूँगी और आप दोनों की सेवा करूँगी। अब मैं चलती हूँ, शाम हो गई है। ऐसा कहकर प्रिया अपने घर को चली गई। नाग के आंखों में आंसू आ गया। वह अब स्वस्थ हो गया और नागिन से बोला, पता ना इससे मिलकर ऐसा लग रहा है जैसे जन्मों जन्म का इससे मेरा कोई नाता है। ये आज ना आई होती तो मेरा प्राण निकल गया होता। कितनी अच्छी है ना, देखो ये नहीं सोची कि मैं एक विषैला नाग हूँ और मैं उसे डस लूँगा तो मर जाएगी। अपने जान की परवाह ना करते हुए उसने मेरी जान बचाई है। अब से वो मेरी बेटी है। डेली डेली प्रिया जंगल में आती है और वह नाग नागिन को दूध पिलाती है, बातें करती है और घर जाती है। डेली का नियम था प्रिया का। प्रिया को भी नाग नागिन से लगाव हो गया था। वो उन दोनों को माता पिता मानने लगी थी। एक दिन नाग ने नागिन से कहा कि ये बेचारी बहुत गरीब है, चलो ना हम अपना नागमणि इसे दे देते हैं जिससे ये अमीर बन जाए। नागिन बोली, ठीक कह रहे हो। दोनों ने अपना नागमणि प्रिया को दे दी। नागमणि पाकर प्रिया बहुत खुश हुई। फिर नागमणि से करोड़पति बन गई प्रिया और सबसे पहले उसने अपने पति के पैरों को इलाज करवाई, यानी प्लास्टिक सर्जरी करवाई। फिर बहुत बड़ा बंगला बनवाई। बंगले में बहुत सारे नौकर चाकर भी लग चुके थे। प्रिया का एक छोटा सा प्यारा सा लड़का भी हुआ जिसका नाम कृष्णा था। प्रिया एक अच्छा सा गाड़ी खरीदी, अपने घर गृह प्रवेश कराई और जिसमें अपने दोनों बहनों सहित अपने पिता को भी आमंत्रित किया। रामपाल को भी बुलाई। अब प्रिया का रहन सहन सब कुछ बदल गया था। जो प्रिया को गरीबी अवस्था में देखा था वो पहचान ही नहीं पा रहा था कि ये प्रिया है। प्रिया तो सुंदर थी ही, अब उसके गले में कई कीमती हार लटक रहे थे। सुंदर सी साड़ी पहने, कानों में बड़े बड़े कुंडल, हाथों में सोने की चूड़ियाँ, पाँवों में छन छन की आवाज़, ऐसे लग रहा था जैसे हिरनी आ रही है। प्रिया बहुत ही सुंदर लगने लगी थी। गृह प्रवेश के बाद भोजनालय के बाहर भोजन करने के लिए बहुत सारे लोग बैठे थे, जिसमें प्रिया की दोनों बहनें और प्रिया का पिता रामपाल भी था। अचानक से प्रिया की नज़र अपने पिता और दोनों बहनों पे गई। देखी, रामपाल फटा चिथड़ा कपड़ा पहना हुआ था, उदास चेहरा, चेहरे पे सिकन पड़ा था। ऐसा लग रहा था मानो जैसे हफ्ते भर से खाना ना खाया हो। और उधर उसकी बहनों की भी यही स्थिति थी। सब गरीब हो गई थी। प्रिया तो अपने पिता रामपाल और अपनी बहनों को तो पहचान गई, लेकिन रामपाल अपनी बेटी प्रिया को नहीं पहचान पाया, क्योंकि पहले तो रामपाल अपनी प्रिया की शादी एक फुटपाथ पर जीने वाले गरीब अपाहिज से किया था, ये सोचकर कि खाए पिए बिना मर जाएगी। और इधर प्रिया कहाँ बनी ठनी रानी की तरह लग रही थी। क्या पहचानता रामपाल की ये मेरी बेटी ही है। इधर प्रिया अपने पिता और बहनों की स्थिति देखकर आंखों में आंसू भरे मौका ढूंढने लगी कि कब इनसे मिलूं। बहुत सारे भीड़ होने के कारण और घर की जिम्मेवारियों के कारण प्रिया को पिता से मिलने में विलम्ब हुआ। कुछ देर बाद जब सारे मेहमान जाने लगे, तब तक प्रिया के पिता भी बहनों सहित जाने लगे। तब तक प्रिया पिता की तरफ दौड़ती हुई पिताजी पिताजी पुकारते हुए गई और आओ देखी न ताओ, और पिता के गले से लिपट कर रोने लग गई। सारे मेहमान से ये दृश्य देखकर हैरान हो गए कि आखिर ये इतनी बड़ी मालकिन होकर एक भिखारी के गले लिपट गई, ऐसा क्यों। और रामपाल भी आश्चर्य से देखने लगा कि ये मालकिन हमारे गले क्यों लिपट गई। रामपाल हिचकिचाते हुए बोला, अरे अरे मालकिन, आप ये क्या कर रही हैं, मुझे और शर्मिंदा ना कीजिए। प्रिया बोली, नहीं पिताजी,
मुझे प्रिया कहिए, जैसे आप मुझे बुलाते थे। मैं आपकी बेटी प्रिया हूँ पिताजी, मैं आपकी बेटी प्रिया हूँ, याद करिए। ये सुनकर रामपाल की आंखें चकरा गई और वह प्रिया की तरफ ध्यान से निहारने लगा और देखा तो उस मालकिन में उसकी छोटी बेटी प्रिया नजर आने लगी। रामपाल शर्मिंदा हो गया और अपनी बेटी के गले से लिपट कर रोने लगा और कहा, बेटा अब तुम मुझे अपना पिता मत कहना, क्योंकि मैं तुम्हारे पिता के लायक नहीं हूँ। बेटा मैंने बहुत गलत किया तुम्हारे साथ, तुम मुझे पिताजी क्यों कह रही हो? मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। सच में बेटा, तुमने सच कहा था कि तुम अपने भाग्य से ही हो। यही मेरा अहंकार आज मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया कि आज मैं और मेरी बेटियाँ दर दर की ठोकरें खा रही हैं और आज मैं भिखारी बनकर रह गया। बेटा आज मेरे पास खाने की रोटियाँ नहीं हैं। बेटा अब तू जा और आबाद रह, जहाँ भी रहो फूलों की तरह खिलती रहो, और मैं तुम्हारा पिता नहीं हूँ बेटा, क्योंकि मैंने तेरे साथ अन्याय किया है। अहंकारवश मैंने तेरी शादी एक विकलांग और गरीब से किया था, ताकि देख पाऊँ कि तेरा भाग्य कैसे तेरा साथ देता है। लेकिन तेरी बातें असत्य हो गई बेटा। अब जा, अपने घर जा, अपनी गृहस्थी बसा, मेरे पापों की सज़ा भुगतने दे मुझे। इतना कहकर रामपाल अपनी दोनों बेटियों को लेकर जाने लगा। तब से प्रिया अपने पिता के पैरों से लिपट कर रोने लग गई और कही, नहीं पिताजी, अब मैं आपको और दीदी सबको कहीं नहीं जाने दूंगी। पिताजी मैं इस घर की मालकिन नहीं, बल्कि आप इस घर के मालिक हैं। पिताजी प्रिया ने उस घर और पूरे प्रॉपर्टी का मालिक अपने पिता को बना दिया और फिर से तीनों बहनें अपने पिता के साथ पहले की तरह लड़कपन के साथ खुशी खुशी रहने लगी। अब प्रिया का परिवार बहुत बड़ा हो गया था, क्योंकि प्रिया के बहनों का पति और एक प्रिया का पति और बच्चे सब एक साथ खुशी खुशी रहने लग गए और फिर से उस घर में खुशियाँ पहले की तरह आ गई।